गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उन्हें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सब बारे में जानकारी ले ली थी। ठीक है ना। अब हम लोग जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है। अब सुनते सुनते कम से कम आपको इतना याद हो गया होगा कि N2 और H2 को जब हम कंबाइन कराते हैं तो उससे हम हमेशा किसको बनाना चाहते हैं? NH3, अमोनिया को, है ना। क्योंकि N2 और H2 तो फ्रीली अवेलेबल है, एयर में भी N2 खूब सारी है, H2 की भी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बट अमोनिया हमारे पास फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बनाना चाहता हूँ? अमोनिया। और इस मेथड का नाम भी होता है, क्या बोला जाता है इसे? हेबर्स प्रोसेस। कई बार हमने नाम लिया है। तो डेफिनेटली हेबर्स प्रोसेस की है ना, जो ये ITUS इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है आपका, इससे 10 गुना बड़ी, 20 गुना बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें अमोनिया का प्रोडक्शन करा जाता है। एक बड़ा सा टैंक N2 का, एक बड़ा सा टैंक किसका? H2, उसमें मिलाया जाता है। ये सब जो इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल इंजीनियर अगर आप बने तो उस पर्टिकुलर प्लांट में आपका मेन एम क्या होगा कि आप अमोनिया का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। बट हमने ये देखा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार इक्विलिब्रियम पर आ गई तो क्या उसके बाद अमोनिया का अमाउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और मुझे तो अमाउंट को क्या करना और बढ़ाना है। तो मुझे अब वो फैक्टर देखने हैं जो बार बार रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि लगातार अमोनिया क्या है, ज्यादा से ज्यादा बनते रहे, है ना। तो कल भी मैंने आपको समझाया था, ये पॉइंट इनफैक्ट लिखाया भी था कि अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, कंसंट्रेशन किसी को भी चेंज करते हो, इससे केसी भले चेंज ना हो बट रिएक्शन की डायरेक्शन जरूर चेंज होगी, या तो वो फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड। और टेम्परेचर से डायरेक्शन भी चेंज होगी और केसी भी चेंज होगा। ठीक है ना, ये डिफरेंस था। तो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल बेसिकली उन्हीं इफेक्ट को डिस्कस करता है, कब कौन सा चेंज करने पर, किसी रिएक्शन के लिए प्रेशर को चेंज करा तो क्या होगा। क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है, तीन इनफैक्ट हो सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए, हो सकता है बैकवर्ड, और तीसरी की हो सकता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, वैसा का वैसे ही पढ़ा रहे। तो अब हमें यहाँ पर ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में उन सब इफेक्ट्स को देखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी रिएक्शन की क्या होती है? मोस्ट स्टेबल स्टेट। और एक बार आपका सिस्टम मोस्ट स्टेबल स्टेट पर आ गया तो वो उसे लूज करना आसानी से नहीं चाहेगा। बट आप चाहते हो भैया प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने, तो आप ऐसे फैक्टर्स चेंज करोगे जिससे बार बार रिएक्शन कहाँ जाए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जाएगी तो सही, बट कुछ समय बाद वापस क्या एस्टेब्लिश करेगी? इक्विलिब्रियम। जैसे N2 + H2 गिव्स अमोनिया वाली जो रिएक्शन है, इसमें मैं क्या करूंगा, जैसे ही अमोनिया बनेगी उसको कंटेनर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। और N2 और H2 का कंसंट्रेशन लगातार क्या करूंगा? बढ़ाते जाऊंगा। पहली बार इक्विलिब्रियम आया, मैंने NH3 को बाहर निकाल दिया, N2 H2 को डाल दिया। दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड। अगर मैंने प्रोडक्ट को कम करा तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगी, और रिएक्टेंट को बढ़ाया तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में भागेगी। तो अमोनिया का प्रोडक्शन लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि व्हेनेवर एनी रिएक्शन कम्स एट इक्विलिब्रियम एंड इफ यू आर चेंजिंग एनी फैक्टर देन इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन विल बी disturbed, but it will again try to re-establish the equilibrium by opposing the change you are implying on the reaction. आप जो चेंज उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो उसके अपोजिट आपकी रिएक्शन करेगी, उल्टा, ताकि उसका इफेक्ट जल्दी से जल्दी क्या हो सके? कैंसल। मतलब उल्टा करने का मतलब क्या? अगर आप किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उस चीज को घटाएगी, आप घटा रहे हो तो रिएक्शन बढ़ाएगी, ताकि इफेक्ट क्या हो सके? जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज हो सके और इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो सके? एस्टैब्लिश, है ना। एक रियल लाइफ का एग्जांपल दूं कि घर में जैसे आप पगला जाओ और टीवी तोड़ने बैठ जाओ तो क्या होगा? घर वालों के दायित्व क्या होगा, है ना। वो आपको समझाएंगे, बुझाएंगे कि अभी मैं तोड़ बेटा, कल मिलके तोड़ेंगे। ऐसा ही कुछ करेंगे कि ताकि उस समय के लिए आप चुप हो जाओ और इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो जाए? एस्टैब्लिश। और शाम तक आपको पागल खाने भेज देंगे अगर, क्योंकि टीवी तोड़ना घर में रखी हुई, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो इलॉजिकल, तो आप पागल हो तभी बात कर रहे होगे, है ना। या दूसरे लाइफ टर्म से बोलूं कि आप IIT की तैयारी कर रहे हो इस वक्त, JEE की, आप JEE क्लियर कर लेते हो, IIT के अंदर पहुंच गए, 4 साल बाद जॉब भी लग गई 1.5-2 लाख महीने की, तो वो स्टेट आपके लिए कौन सी स्टेट हो गई? इक्विलिब्रियम।
है ना। यहाँ पे तो आप एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है बिना सूचना दिए कि कल मेरा हाथ दुख रहा था, कल मेरा पाँव दुख रहा था, कल गर्लफ्रेंड मिल गई थी मेरे को, कल गर्लफ्रेंड ने मिलने से मना कर दिया था, उसके दुख में नहीं आया, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा रीजन आपके। बट वहाँ पर आप कंपनी में ये सब रीजन नहीं दे सकते हो। आपने 2 दिन बिना नोटिस दिए बिना इन्फॉर्मेशन दिए नहीं गए तो आपकी जॉब तुरंत क्या होगी, गई। ठीक है ना। अब जॉब चली जाएगी तो खुश तो ना होंगे, पार्टी तो ना मनाएंगे, ठीक है ना, कि अरे अच्छा हुआ गई, है ना। अगर जॉब किसी कारणवश छूट भी जाती है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, मोस्ट स्टेबल, छूट भी गई तो क्या करोगे आप अगले दिन वापस या तो पहला काम बॉस के जाके हाथ पैर जोड़ोगे, या फिर अगर वो नहीं माना तो आप अगले दिन वापस दूसरे जॉब की तलाश करोगे। यही काम रिवर्सिबल रिएक्शन का भी है कि अगर किसी कारणवश इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो ये ऐसे रिएक्ट करेगी कि फिर से इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी एस्टैब्लिश हो, और उसके लिए जो चेंज आप करोगे उसका अपोजिट रिएक्शन करेगी। ठीक है ना। तो ये हमारा सीधा सीधा लॉजिक है, क्योंकि पहले लॉजिक समझ में आ जाए, बाकी तो 5 केसेस देखने हैं मुझे। तो अब मैं स्टेटमेंट लिखा दूं, लिख लेना है ना, कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन equilibrium state of any reversible reaction is the most stable state equilibrium state of a reversible reaction is the most stable state, and if any change is made by changing pressure oblique volume oblique temperature oblique moles oblique concentration oblique addition of inert material। ठीक है ना। तो बेसिकली ये 5 फैक्टर हैं आपके, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, कंसंट्रेशन, ऑब्लिक एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट सेम होगा, क्योंकि जो इफेक्ट प्रेशर को बढ़ाने का होता है वही इफेक्ट वॉल्यूम को घटाने का, बिकॉज पी और वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मोल्स और कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट सेम ही है, क्योंकि मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंसंट्रेशन। तो एक फैक्टर पी और वी का होगा, एक फैक्टर मोल्स या कंसंट्रेशन का, एक फैक्टर टेम्परेचर का, 3, और चौथा फैक्टर एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक है ना। इनर्ट मटेरियल का मतलब जो रिएक्शन में नहीं है बट बाहर से आपने डाला है और किसी के साथ रिएक्ट भी न करे, उसको इनर्ट बोला जाएगा। ठीक है ना। तो इनमें से आप किसी को भी चेंज करते हो, इफ एनी चेंज इज मेड टू अ रिएक्शन बाय चेंजिंग दिस देन, आगे लिखना, देन इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन विल बी डिस्टर्ब्ड, then equilibrium of the reaction will be disturbed, and reaction will move in the direction, and reaction will move in the direction such that equilibrium again established, and effect of applied change is nullified, such that equilibrium is again established and effect of applied change is nullified। ठीक है ना। तो ये मेरा समझाने के लिए मैंने बड़ा स्टेटमेंट कर दिया है, बट अगर स्कूल एग्जाम में आता है या यहाँ पे जो बीपीटी में आता है, आपको तो 2 लाइनों में लिख लेना है कि इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय एनी फैक्टर, देन रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन सच दैट इक्विलिब्रियम विल अगेन एस्टैब्लिश। खत्म, है ना। इतना सा लिखना है, ये तो मैंने बड़ा चढ़ा के लिखा दिया। अब हम एक एक करके सब फैक्टर्स को देखेंगे, है ना। अब सबसे पहली चीज की लीच-एटेलस प्रिंसिपल एप्लीकेबल कौन सी रिएक्शंस के लिए होगा, रिवर्सिबल।
और वो भी कौन सी रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर हो, क्योंकि अब आप इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर चुके हो। पिछली 5 या 6 क्लासेस से हम इक्विलिब्रियम को समझ चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम बन चुका है, उसके बाद हम किसी फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ मोल्स ऑब्लिक कंसंट्रेशन, है ना। अब इस कंसंट्रेशन में भी अभी हम लोग V को कांस्टेंट ही रख रहे हैं, मतलब अभी जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन बेसिकली होता क्या है, N/V, ठीक है ना। तो V कांस्टेंट है तो बेसिकली कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब मोल्स ही चेंज हो रहा है ना। अभी ये सबसे सिंपल फैक्टर होता है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सीधा लॉजिक है। जो आप करोगे उसके उल्टा करना है, मतलब आप किसी को बढ़ाओगे तो रिएक्शन उसे घटाएगी। अब मैंने मान लो प्रोडक्ट को बढ़ाया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड में जाने से ही प्रोडक्ट कम होगा। मैंने प्रोडक्ट को कम करा तो रिएक्शन फॉरवर्ड, उल्टा करना है उसे। आपने प्रोडक्ट कम करा है, रिएक्शन जाएगी प्रोडक्ट फिर से बढ़े, तो बढ़ने के लिए तो प्रोडक्ट बढ़ना किस डायरेक्शन में हो सकता है, फॉरवर्ड। अगर मैंने रिएक्टेंट को कम करा तो किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड, और मैंने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो फॉरवर्ड। एनी डाउट किसी को? बस, तो ये 2 लाइनों का है सीधा सीधा कि ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ reactant, reaction will move in forward direction. On increasing concentration of reactant, reaction will move in forward direction, and on increasing concentration of product, reaction will move in backward direction. ठीक है ना। तो सबसे सिंपल इफेक्ट ये है, इसमें केवल आपको ये देखना है कि जिस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन आप चेंज कर रहे हो वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, बस इतना सा देखना है, ठीक है ना। इसलिए आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो इफेक्ट जो आप कर रहे हो और उससे चेंज क्या पड़ेगा वो, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। अगर मैं इसे अप एरो मतलब बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन जाएगी, फॉरवर्ड, ठीक है ना। अगर मैं रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को घटा रहा हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड, ठीक है ना। अगर मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं तो बैकवर्ड, और अगर मैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को घटा रहा हूं तो फॉरवर्ड। ठीक है। मान लीजिए बीपीटी में एक लाइन का क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर एनी रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो आपका क्या जवाब होगा। सबसे पहली बात कि मोस्ट सुटेबल कंडीशन बोल रहा है, तो मोस्ट सुटेबल कंडीशन का मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट फेवरेबल होना चाहिए कि रिएक्टेंट फेवरेबल, प्रोडक्ट फेवरेबल, ठीक है ना। तो आप क्या जवाब लिखोगे, आप जवाब लिखोगे इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जितना बढ़ाओगे रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो अब डिक्रीज कंसंट्रेशन बोलना अच्छी टर्म नहीं है, इंडस्ट्रियल टर्म्स में इसे बोला जाएगा कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ, जैसे ही प्रोडक्ट बनता जा रहा है उसे बाहर निकालते जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट तो बेचना है ना आपको मार्केट में भैया। तो जैसे ही प्रोडक्ट बना उसे निकालो, बेच दो, और रिएक्टेंट बढ़ाते जाओ, तो लगातार प्रोडक्ट अब क्या होगा, आपका बढ़ता चले जाएगा। तो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल कंडीशन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होती है। तो आप चाहो तो इसे नीचे लिख भी लेना, है ना, कि मोस्ट सुटेबल कंडीशन in terms of concentration, most suitable condition in terms of concentration for any reaction is
increase concentration of reactant is increased concentration of reactants ठीक है and continuous removal of product. Increase concentration of reactant and continuous removal of product. ठीक है, अब देखो ये तो लॉजिकल जवाब हो गया। न्यूमेरिकली सोचना हो तो अब मैं एक नया एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज करो मेरी रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। अब चूंकि ली चैडल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं तो ये रिएक्शन ऑलरेडी कहां पर है, इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पर है तो आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन है, ठीक है ना, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम पर सबके कंसंट्रेशन पता है, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपको नोन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन के रिएक्शन कोएफिशिएंट Q का क्या एक्सप्रेशन होगा तो क्या बोलोगे आप, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, है ना। तो मान लीजिए आप ऊपर वाले तरीके से भूल जाते हो तो आप इस तरीके से हमेशा जज कर सकते हो। सपोज करो मैंने A का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अभी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो Q और K इक्विलिब्रियम आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है ना। Q वेरिएबल होता है कि कांस्टेंट होता है, वेरिएबल, बट K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। अब अगर मैंने A का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो क्या उससे K इक्विलिब्रियम चेंज होगा, नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या है, ब्रह्मा जी का वरदान है, केवल किसके साथ चेंज होगा, टेम्परेचर एंड फॉर द गिवन स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री फिक्स होनी चाहिए, अगर स्टोइचियोमेट्री चेंज होगी तो वो तो अलग बात हो गई, ठीक है ना, जो कल बता दिया था। तो अगर आपने A का कंसंट्रेशन बढ़ाया उससे K इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं होगा, बट उससे Q चेंज हो जाएगा क्योंकि ये तो वेरिएबल है। और Q क्या हो गया इस केस में, कम हो गया। और Q कम होने का मतलब पहले तो Q और K क्या थे आपस में, बराबर, अब क्या हो गया Q और Q K इक्विलिब्रियम से छोटा होते ही रिएक्शन किस डायरेक्शन जाती है। तो अगर आप लॉजिकली भूल जाते हो तो आप न्यूमेरिकली भी सोच सकते हो। आप चाहे प्रोडक्ट का देख लो, अगर आपने C का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो C का बढ़ने से Q क्या होगा, बढ़ जाएगा, Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम। तो अब आपकी रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब आगे के जो भी इफेक्ट है हम सीधे Q से ही सोचेंगे, क्योंकि Q से सोचना कंपैरेटिवली क्या होता है, आसान होता है। आप बस Q में देख लो, अगर Q में चेंज नहीं आ रहा है तो इक्विलिब्रियम में भी चेंज नहीं होगा, समझे। जैसे मैं आपसे बोलूं मैंने C का भी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया 10 टाइम्स और A का भी बढ़ा दिया 10 टाइम्स, तब बोलूं क्या चेंज होगा, तो नो चेंज। क्यों, क्योंकि दोनों फैक्टर्स ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। बंद कर दे बेटा एसी अब। ठीक है, देखो अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है इस तरह से ना, A सॉलिड प्लस 2B गैस गिव्स C गैस प्लस D लिक्विड, ठीक है ना। इस तरह से एक रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन दे रहा है कि दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, शुरू में इक्विलिब्रियम पर है ये, ठीक है। आगे बोल रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब्ड बाय मत लिखो, इज डिस्टर्ब एंड
at new equilibrium concentration of B and at new equilibrium concentration of B is double of initial concentration. At equilibrium, है ना, जो पुराने इक्विलिब्रियम तक कंसंट्रेशन था अब उसका क्या हो गया, आपका डबल हो गया। ये इंफॉर्मेशन उसने दे दी और हमसे बोल रहा है व्हाट विल बी द है ना न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम, what will be the new concentration of C at equilibrium compared to original equilibrium. Compared to original equilibrium, है ना। तो बिल्कुल सही, कई बच्चों ने ओरली जवाब दे दिया। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, है ना। क्यों? अगर आप इस रिएक्शन के केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगा? एक्सप्रेशन पूछ रहा हूं पहले, क्या होगा एक्सप्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी बोल रहे हो माही, कीड़े पड़ेंगे तेरे को, है? कब से तो चश्मा हिला रहा, फिर बोल रहा देखा नहीं देखा। हाँ, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू बी का क्या स्क्वायर, न डी आएगा ना ए आएगा। क्यों नहीं आएंगे? सॉलिड है। अब अगर मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा तो बी और सी का कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। बट क्या केसी चेंज होगा? केसी चेंज होगा? नहीं, केसी तो क्या होगा? कांस्टेंट, क्योंकि ये केवल किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर। तो ऐसे सब क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाले में यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि केसी को कांस्टेंट रखना है। तो आप बोलोगे दिस वैल्यू एट फर्स्ट इक्विलिब्रियम will be equal to this value at कहां पर? सेकेंड इक्विलिब्रियम। आ रही मेरी बात समझ में? जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करके कोई भी नया क्वेश्चन दे रहा है, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, उन सब क्वेश्चन को करने का यही लॉजिक है कि आपको केसी की वैल्यू को क्या रखना है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट रखने का तरीका, जो भी एक्सप्रेशन हो उसको फर्स्ट इक्विलिब्रियम सेकेंड, अगर मैं और डिस्टर्ब करके थर्ड पे ले जाता हूं तो इक्वल टू थर्ड भी लिखूंगा। अब जो जो बोला है वो लिख दो। अगर मैं मान लेता हूं कि B का इनिशियल कंसंट्रेशन x है, तो ये x स्क्वायर, और C का मैंने मान लिया y है, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब B का नया कंसंट्रेशन कितना हो गया? 2x। उसने क्या बोला है कि B का कंसंट्रेशन न्यू इक्विलिब्रियम पे ओरिजिनल वाले से डबल हो गया, तो अब B के नए कंसंट्रेशन को कितना लिखूंगा मैं? 2x का होल स्क्वायर, और इसको कुछ मैं y डैश मान लेता हूँ, सही है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? कैंसल। तो y डैश विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 4 टाइम्स y। तो उसने यही पूछा है आपसे कि C का नया कंसंट्रेशन कंपेयर्ड टू ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कितने टाइम्स हो गया? तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 टाइम्स बढ़ गया। आया कॉन्सेप्ट समझ में सभी को? तो जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए, तो उसका लॉजिक यही होगा, केसी क्या रखोगे? कांस्टेंट, क्योंकि केसी केवल और केवल टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट इफेक्ट, दैट इज इफेक्ट ऑफ मोल्स ऑब्लिक कंसंट्रेशन। अब आ रहे हैं हम लोग सेकेंड, है ना। और सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम, है ना। मुझे समझाने में 1 घंटा लग जाएगा लगभग, बट आपको फाइनली 5 लाइनें याद रखनी है। जैसे अब मोल्स या कंसंट्रेशन का इफेक्ट याद रखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिसका चेंज कर रहे हो कि वो रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, और बढ़ा रहे होगे तो घटेगा, घटा रहे होगे तो बढ़ेगा, है ना। अब अगर प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है भैया, तो सबसे पहले प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट देखने के लिए आपको रिएक्शन का नेचर देखना पड़ेगा। नेचर मतलब किस टाइप की है, क्योंकि रिएक्शन 3 तरह की हो सकती है, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। यहाँ पर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था, किसके इफेक्ट के लिए? कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए केवल मुझे
रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, ये देखना है। रिएक्शन के टाइप से कोई लेना देना नहीं है, बट प्रेशर या वॉल्यूम के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन के टाइप को देखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आप ये लिख लो, है ना, कि टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्लिक वॉल्यूम, to know the effect of pressure oblique volume, we should know type of reaction. We should know type of reaction, that is delta Ng equal to 0, है ना, कॉमा डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, कॉमा डेल्टा एन जी लेस देन 0। तो आपको पहले रिएक्शन का टाइप को देखना पड़ेगा कि डेल्टा एन जी किस तरह का है उसका। ठीक है, अब मैं तीनों के इफेक्ट बता रहा हूँ। पहला केस मान लीजिए डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है। ठीक है, और सपोज करो मैंने रिएक्शन लिखी है अपनी H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स क्या आपका 2HI। ठीक है, हम प्रेशर को ही देख लेते हैं, वॉल्यूम का इफेक्ट ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा। तो प्रेशर के लिए अगर मैं आपसे इस रिएक्शन के Kp का एक्सप्रेशन पूछूं तो क्या होगा? Kp का एक्सप्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इनफैक्ट Kp कह रहा हूं, है ना, Q का एक्सप्रेशन Qp, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, सॉरी H2 बोल रहा हूँ क्या, HI का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। प्रेशर का आएगा ऊपर की नीचे, कहीं नहीं आएगा, है ना। प्रेशर तो कब आएगा? जब पावर क्या होती है, यानी इक्वल, तब वॉल्यूम भी आता है और प्रेशर भी। अभी पावर क्या है? इक्वल। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने प्रेशर को चेंज करा तो क्या Q चेंज होगा? और Q चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तो तभी डिस्टर्ब होगा जब Q की वैल्यू क्या हो, चेंज। मैंने अभी बोला कि अगर मैं इसको भी 10 टाइम्स बढ़ा दूं और इसको भी 10 टाइम्स, तब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि दोनों फैक्टर्स ने Q को चेंज होने नहीं दिया। आर यू गेटिंग माई आइडिया? तो आप सीधे Q से देखा करो, Q से आपको हर जवाब मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में चाहे आप P को चेंज करो चाहे V को चेंज करो, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। तो मुझे सीधे सीधे फाइनली एक लाइन याद रखनी है कि डेल एन जी इक्वल टू 0 टाइप ऑफ रिएक्शंस आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कुछ भी करो, बढ़ाओ घटाओ, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने वाला नहीं है ना। तो पहले यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे लिख लेना कि एक्सप्लेनेशन भी मैं बोल दे रहा हूं कि सिंस Q इज नॉट अफेक्टेड by change of P oblique V, which means since Q is not affected by change of P oblique V, which means equilibrium of the reaction is not affected, which means equilibrium of the reaction is not affected. So del Ng equal to 0 type of reaction. So del Ng equal to 0 type of reactions are independent from pressure oblique volume. ठीक है ना। तो अगेन मैं आपसे वही कह रहा हूं कि मुझे समझाने में 1 घंटा लग सकता है, आपको तो फाइनल लाइन याद रखनी है। फाइनल लाइन क्या है? डेल एन जी इक्वल टू 0 इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर और वॉल्यूम, उनको चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखें डेल एन जी लेस देन 0 को, है ना। मान लीजिए मैं इसमें N2 वाली हेबर प्रोसेस वाली रिएक्शन ही ले रहा हूं, N2 गैस प्लस
3H2 गैस, KS2NH3 गैस, है ना। अगर मैं इसके QP का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा? QP का एक्सप्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 का होल क्यूब, है ना। मैंने पहले हमेशा V को सोचने का बोला है। अगर V आना होता तो कहाँ आता? ऊपर, और पावर कितनी देती? 2, ठीक है ना। बट हम लोग QP का लिख रहे हैं, तो अगर V ऊपर आ रहा है तो P नीचे आएगा, पावर कितनी रहेगी? 2, और साथ में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक ना। पहले हमने AB के टर्म्स में लिखा था, अब अननोन के टर्म्स में लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है, केवल एक्सप्रेशन की जरूरत है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने P को बढ़ा दिया, मैं प्रेशर का इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ। अभी मैंने और किसी को चेंज नहीं करा, ठीक है ना। मैं तो P को बढ़ाने का इफेक्ट देखना चाहता हूँ कि P बढ़ते ही रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो जैसे ही मैंने P को बढ़ाया, QP की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। QP कम होने का मतलब ही है कि QP अब KP से कम हो गया, और KP से कम होते ही रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली गई? फॉरवर्ड। अगर इसीलिए किसी को हेबर प्रोसेस से, आपने 9वीं 10वीं में भी पढ़ी होगी हेबर प्रोसेस, और किसी को बेस्ट सुटेबल कंडीशन पता हो ना, तो हमेशा बोला जाता है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हमेशा हाई प्रेशर पर होता है। क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा है, आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही आपकी रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होती जाएगी? शिफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है ना। कि आपने P को बढ़ाया है, ठीक है। आप चाहते हो कि अब रिएक्शन क्या करना चाहेगी? उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर इस बड़े हुए P का इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, किस तरह के कंटेनर में होगी? क्लोज। तो मैं मान लेता हूं कंटेनर का वॉल्यूम तो क्या है मेरा? फिक्स है। अगर मैं पहले वॉल्यूम को फिक्स कर देता हूं कि V फिक्स है मेरा, तो P तो बढ़ चुका है बेटा। अब आप उस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाना चाहोगे जहां पर P के बढ़ने वाला इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो PV इक्वल टू NRT से अगर मैं देखूं, चूंकि सब गैसेस हैं, ठीक है, वॉल्यूम को क्या रखा आपने? कांस्टेंट। R को क्या रखा आपने? कांस्टेंट। T को क्या रखा है आपने? कांस्टेंट। तो अब केवल P और क्या वेरिएबल है? N। तो P बढ़ चुका है, आप रिएक्शन उस डायरेक्शन में ले जाओ जहां पर इसका इफेक्ट कम हो जाए। तो आपने P बढ़ाया है, रिएक्शन P को क्या करना चाहिए? कम। अब P कम हो सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और मोल्स डायरेक्टली क्या है? प्रोपोर्शनल। तो मोल्स कम हो जाए तभी तो P भी कम हो जाएगा। और डेल NG लेस देन 0 वाली रिएक्शन के लिए मैंने क्या रूल बोला था? कि इनमें हमेशा मोल्स क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। अगर आपने शुरू में इसके A और इसके B लिए थे तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? A माइनस एक्स, B माइनस 3x और 2x। तो पहले से मोल्स क्या हो गए? कम। जितनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, x की वैल्यू उतनी ही क्या होगी? ज्यादा। तो नेट मोल्स क्या होते जाएंगे मेरे? लगातार कम होते जाएंगे, ताकि ये बढ़े हुए प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाए मेरा? कैंसल हो। तो लॉजिकली भी आप सोच सकते हो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद मेन तो आपको फाइनल लाइन याद रखनी है। अब क्या कि डेल NG लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। आप ये पूरी दुनियादारी भूल जाओ, बस ये आखिरी लाइन याद रखनी है कि डेल NG लेस देन 0 वाली रिएक्शन हाई प्रेशर और किस पे सुटेबल होंगी? लो वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका अपोजिट वॉल्यूम। तो फाइनल बस लास्ट लाइन आप यही लिखोगे, है ना। तो फाइनली द लास्ट लाइन हम लोग यही लिखेंगे कि डेल NG लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन del NG less than 0 type of reaction are best suitable at high pressure and low volume. डेल NG लेस देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन आर बेस्ट सुटेबल एट हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम, है ना। और याद रखने का कोड है हमारा HPLV, ठीक है। डेल NG लेस देन 0 के लिए हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम। और अगर इसके लिए ये है तो ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेटली उल्टा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वो लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम, LP HV, है ना। तो बस तीसरा केस लिख लेना, इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम
डेल एन जी ग्रेटर देन 0, है ना। भले कॉपी को सुंदर बनाने के लिए एक्सप्रेशन लिख लो, है ना। वैसे तो देखने में याद रखने के लिए तो उल्टा होना ही चाहिए, बट कॉपी को सुंदर बनाने के लिए लिख लेते हैं। तो अब अगर मैं इसका QP का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4। अब चूंकि वॉल्यूम नीचे आना चाहिए था तो प्रेशर डेफिनेटली ऊपर जाएगा, पावर 1 रहेगी और नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ गए। तो अब अगर आपने P को बढ़ाया तो उल्टे QP की वैल्यू बढ़ेगी, और QP बढ़ने का मतलब क्या हो गया, QP ग्रेटर देन KP, और QP अगर KP से बड़ा हो गया तो रिएक्शन उल्टे बैकवर्ड में चली गई। और हमारे लिए तो सुटेबल का मतलब क्या होता है, किसे बनाना, प्रोडक्ट बनाना। तो अब प्रोडक्ट कब बनेगा, जब प्रेशर को क्या करो, कम करो। Hence del Ng greater than 0 type of reaction del Ng greater than 0 type of reaction are best suitable at low pressure, high volume। ठीक है, देखो अब इसके ऊपर अगर एक क्वेश्चन कराऊं, जैसे मैं आपको इसी रिएक्शन की बात कर रहा है, N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि प्रेशर P1 पर इसका DOD दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है। अब मैंने प्रेशर को P2 कर दिया जो ग्रेटर देन P1 है, ठीक है। और DOD मैंने पूछा है आपसे कि अब इसका DOD है कितना, आपका अल्फा 2, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विच इज करेक्ट, ऑप्शन ए है मेरा अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, ऑप्शन बी है अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, ऑप्शन सी है अल्फा 1 लेस देन अल्फा 2, ऑप्शन डी है CND। CND का मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। तो अब आपका क्या जवाब होगा, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में, पहले मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर न्यूमेरिकल पे जा रहा हूँ कि ये रिएक्शन दी है आपको, एक प्रेशर पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया है, एक नया प्रेशर जो ओरिजिनल प्रेशर से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया है, उस पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला है अल्फा 2। तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ, है ना, ठीक है। तो कंपेयर अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरा ऑप्शन डी तो पूरी तरह से गलत है, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, क्यों, है ना। मुझे प्रेशर का चेंज देखने के लिए हमेशा क्या देखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शन देखूं तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई मेरी, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0। तो दिस इज डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 टाइप ऑफ रिएक्शन है, मतलब इस पर प्रेशर का इफेक्ट डेफिनेटली पड़ना है। अब मैंने अल्फा से कैसे लिंक कर दिया भैया, अल्फा बढ़ने का मतलब क्या है, मोल जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो, अल्फा का क्या फॉर्मूला था, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल। अब आप इनिशियल मोल्स को तो ना चेंज करो, वो तो फिक्स ही है। तो अल्फा क्या तब बढ़ सकता है जब नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो बढ़ जाए, और वो कब बढ़ सकते हैं, जब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड, ठीक है ना। तो अल्फा बढ़ने का मतलब है कि रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, क्योंकि इनिशियल मोल्स तो फिक्स है, मोल्स डिसोसिएट अगर बढ़ गए तो अल्फा बढ़ जाएगा। तो मुझे ये देखना है डेल Ng ग्रेटर देन 0 वाली रिएक्शन के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो मुझे ये पता है कि प्रेशर बढ़ाने पर उल्टे ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड, ठीक है ना। और बैकवर्ड में जाने का मतलब अल्फा का कम होना। अगर अल्फा बढ़ रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है,
तो अल्फा कम होने पर रिएक्शन डेफिनेटली बैकवर्ड में जाएगी, है ना, इसको ध्यान रखना। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड में चली गई तो अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 1 से कम हो जाएगी, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, बी, अल्फा 1 विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2। अच्छा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह के देगा, है ना, क्वेश्चन दे रहा है आपको कि, है ना, रिएक्शन यही है, N2O4 गैस गिव्स 2NO2 गैस। इसी रिएक्शन के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 2 atm प्रेशर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 2 atm प्रेशर इज 1/2। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर एट विच, calculate the pressure at which its degree of dissociation, calculate the pressure at which its degree of dissociation will be 3/4। ये कम से कम 4 या 5 बार ये जेई का ही क्वेश्चन है, और इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चन 4-5 बार आ चुके हैं। एक प्रेशर पर अल्फा गिवन है, एक नए प्रेशर पर अल्फा पूछेगा, या अल्फा देगा तो प्रेशर पूछेगा। हाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, अगर कल की क्लास की ही बात करूं, कल नहीं सॉरी परसों, मैंने इस रिएक्शन का आपको केपी का एक्सप्रेशन याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने अभी एक क्वेश्चन करा दिया है। जब भी, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है भैया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होने का मतलब क्या है। अल्फा तभी चेंज हो सकता है जब रिएक्शन या तो फॉरवर्ड में जाए या बैकवर्ड। मैंने बढ़ रहा है घट रहा है ये नहीं बात कर रहा हूँ, चेंज तो हो गया। पहले अल्फा कितना था 1/2, बाद में अल्फा कितना हो गया 3/4। तो अल्फा चेंज हो रहा है मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डेफिनेटली डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम पर तो अल्फा की एक ही वैल्यू हो सकती, मुझे 2 अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, दैट मीन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। अब मुझे सेकंड चीज ये देखनी है, क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नहीं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम में नहीं दिया मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो दैट मीन मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, मुझे केपी को क्या रखना है, कांस्टेंट। हर लॉजिक, हर क्वेश्चन में यही बोल रहा हूँ, इसमें भी मैंने यही करा है। जब तक न इसमें मैंने टेम्परेचर दिया है न उसमें दिया है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर केवल उनमें चेंज होगा जब आपको मिनिमम 2 टेम्परेचर प्रॉब्लम में दिखाई दे। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एक 27 और एक 127, जिनमें टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा है, उसमें टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। आप बोल सकते हो सर हमें कैसे पता पड़ा, हो सकता है चेंज हो रहा हो, है ना, तो चेंज हो रहा होगा तो दिया होगा ना, नहीं दिया है तो मान के ही चलो कि क्या है, कांस्टेंट। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो चेंज मानूंगा, तो मैं बोलूंगा मैं कांस्टेंट मानूंगा, फिर दोनों क्या करेंगे केवल झगड़ा। इसलिए ये एजम्पशन है, जब तक किसी चीज के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है तब तक वो चीज कांस्टेंट, और अगर वो कांस्टेंट है तो केपी कांस्टेंट। और इस रिएक्शन का केपी अल्फा के टर्म्स में क्या बताया था आपको याद हो तो 4α² P/1 - आपको बस यही करना है कि इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्विलिब्रियम पर विल बी इक्वल टू इसी की वैल्यू सेकेंड इक्विलिब्रियम। हर वो प्रॉब्लम जिनमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा रहा है सबका लॉजिक यही है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर वो रेयरली चेंज कराएगा, कल ही मैंने बोल दिया था। तो अब इसमें 4 और 4 तो क्या हो गया आपका कैंसिल, है ना। अब इसको 1 1 मान लो, ये 1 1 1, इसे 2 2 2 मान लो। अब आपको अल्फा 1 की वैल्यू पता ही है कितनी, 1/2, P1 की वैल्यू पता है कितनी 2, अल्फा 2 की वैल्यू पता है कितनी 3/4, और P2 आपके लिए क्या है अननोन, सही है। तो बस यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, P2 की। चल रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जेई में आ चुके हैं, और लॉजिक यही है बस केपी को या केसी को कांस्टेंट रखना। थर्ड लिखो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और ये वही इफेक्ट है जो मैं ऑलरेडी कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। कल क्या एक्सप्लेन करा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन किस टेम्परेचर पर सुटेबल होती है, हाई।
कल ही बता दिया था ये तो पूरा, बस यहाँ पे नाम ही लिखाऊंगा अब मैं, है ना। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना, अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए आपको, थर्मोडायनेमिक नेचर, कि आखिर रिएक्शन एंडो है कि एक्सो, तब तक आप टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं बता सकते हो ना। तो इसमें पहला पॉइंट तो ये लिखना कि टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी शुड नो, है ना, टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वी शुड नो thermodynamic nature that is delta H of the reaction. H कैपिटल लिखते हैं बेटा, कभी छोटा लिखने की गलती मत करना जिंदगी में, है ना। दैट इज डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हर चीज के लिए आपको पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन या मोल्स के इफेक्ट के लिए आपको ये देखना है कि वो सब्सटेंस रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट। प्रेशर या वॉल्यूम के इफेक्ट के लिए आपको डेल्टा Ng को देखना है। टेम्परेचर के इफेक्ट के लिए आपको डेल्टा H, है ना। और डेल्टा H रिएक्शन का क्या होगा प्रॉब्लम में गिवन, है ना। कभी न गिवन हो तो वो जरूर बता दे रहा हूँ कि जो डिसोसिएशन वाली रिएक्शन होती है, अगर बाय मिस्टेक न दे तो डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, टूटना, और टूटने के लिए एनर्जी, ये चीजें अपने आप तो टूट ही नहीं सकती। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, वो किस किस में टूटता है, तो अपने आप तो टूटेगा नहीं, थोड़ा सा तो उसे क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो वैसे तो डेल्टा H प्रॉब्लम में गिवन होना चाहिए, बट बाय मिस्टेक न दिया हो तो ध्यान रखना डिसोसिएशन वाली रिएक्शंस का हमेशा एंडोथर्मिक, मतलब डेल H क्या होगा आपका, पॉजिटिव, समझे। और ये इफेक्ट वही है जो कल मैंने लिखा दिया, तो बस दोनों पॉइंट लिख लेना। पहला पॉइंट है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज बेस्ट सुटेबल एट हाई टेम्परेचर, endothermic reaction is best suitable at high temperature and exothermic reaction is best suitable at low temperature. ठीक है ना। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कल मैं दे चुका हूँ, दैट्स व्हाई हम लोग इसमें डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। और लास्ट एंड फाइनल लिखना हमारा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। तो हमारा फोर्थ एंड लास्ट है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक है ना। अब इनर्ट मटेरियल, सबसे पहले तो मीनिंग लिखना है। इनर्ट मटेरियल का मीनिंग क्या है ना, एनी मटेरियल विच है ना, एनी मटेरियल विच डज नॉट रिएक्ट विथ any material which does not react with any of the reactant or product present in the reaction is known as inert material, है ना। क्योंकि कई बुक्स में इनर्ट गैस लिखा होता है, ठीक है, इनर्ट गैस गलत है, इनर्ट मटेरियल सही है, क्योंकि इनर्ट मटेरियल तो इनर्ट गैस भी हो सकती,
क्योंकि हमारे लिए इनर्ट मटेरियल का मतलब है जो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे H2 प्लस I2 की HI वाली रिएक्शन के लिए Cl2 इनर्ट नहीं है, क्यों? H2 और Cl2 भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? HCl। बट आपके लिए अगर PCl5 वाली रिएक्शन लोगे, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, इसके लिए Cl2 क्या है? इनर्ट है। किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑलरेडी प्रेजेंट है Cl2, है ना। और Cl2 को इनर्ट बोलना वैसे मेरी भी गलती है, Cl2 तो ऑलरेडी इसका क्या है? एक प्रोडक्ट है। या N2 को बोल दूं तो N2 इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया? इनर्ट हो गया, क्योंकि N2 इन तीनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, है ना। ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो बस बता रहा हूं, वो तो इनर्ट वर्ड ही देगा आपको। अब इनर्ट मटेरियल का सबसे पहला काम क्या होगा? अगर मेरे पास एक कंटेनर में रिएक्शन चल रही है और मैंने उसके अंदर कोई चीज डाल दी, तो सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स को जाके क्या कर देगा? बढ़ा देगा, है ना। तो सेकेंड पॉइंट ये लिखना, ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल total number of moles increases on addition of inert material total number of moles increases ठीक है, सेकेंड पॉइंट। तीसरी चीज, इनर्ट मटेरियल किस कंडीशन पर डाली जा रही है ये देखना जरूरी है। दो कंडीशन होती हैं, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालोगे क्योंकि अब टोटल मोल्स बढ़ चुके हैं, मोल्स बढ़ने का इफेक्ट किस पे आएगा? या तो प्रेशर बढ़ेगा या फिर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसलिए किस कंडीशन पे डाला जा रहा है ये भी देखना पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है कि कांस्टेंट प्रेशर। तो थर्ड पॉइंट लिख लेना कि टू नो द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल to know the effect of addition of inert material, type of reaction ब्रैकेट में डेल्टा Ng। तो इनर्ट मटेरियल के इफेक्ट के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शन का टाइप, मतलब ब्रैकेट में आपका डेल्टा Ng, एज वेल एज कंडीशन, है ना, शुड बी चेक्ड। तो इनर्ट मटेरियल के इफेक्ट के लिए आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, पहले तो रिएक्शन का डेल्टा Ng, दूसरा कंडीशन, किस कंडीशन पर डाल रहे हो, और वो कंडीशन हमारे पास दो है ना। पहली कंडीशन है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको के लिए याद रखने के लिए बोलूंगा। पहला लिखना आप अपना कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें लिखना नो एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल नो एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम for any type of reaction no effect of addition of inert material at constant volume for any type of reaction। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर डाल रहे हो तो कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, कोई भी रिएक्शन हो, ठीक है। सेकेंड है हमारा कांस्टेंट प्रेशर, है ना। अब कांस्टेंट प्रेशर में पहला केस डेल्टा Ng इक्वल टू 0, है ना। सीधे सीधे लिख लेना नो इफेक्ट। सेकेंड डेल Ng ग्रेटर देन 0, है ना। तो मैं एक केस समझा दे रहा हूं, सबके जवाब इसी से, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए वैसे तो फाइनली याद रखना। मान लीजिए मैं इसी रिएक्शन को ले रहा हूं, N2O4 gives 2NO2, ठीक है। अब अगर मैं इस रिएक्शन का QP देखूं, क्या होगा QP? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4
ठीक है ना, इनटू प्रेशर कहाँ जाएगा आपका ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ जाएंगे नीचे। सही है, क्योंकि आप हर चीज को क्यूपी से देख सकते हो, तो इनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, फाइनली ये याद रखना है, बट एक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। अब इनर्ट मटेरियल डालने से, आपने कंटेनर खोला और इनर्ट मटेरियल को डाला, किस कंडीशन पर डाल रहे हो आप, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पी क्या है आपका कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता। क्या इनर्ट मटेरियल NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि इनर्ट का मतलब भी वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 भी चेंज नहीं होंगे। क्या वो N2O4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये भी चेंज नहीं होंगे। तो 1 2 3 तीन चीजें क्या हो गई आपकी कांस्टेंट, ठीक है ना। बट NT बढ़ गया, क्योंकि अभी मैंने बोला इनर्ट मटेरियल डालने का सबसे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, समझे। तो NT अगर बढ़ गया तो QP क्या हो गया, कम हो गया, और QP कम होने का मतलब नाउ QP इज लेस देन KP, और QP अगर लेस देन KP हो गया तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन इज एज सच नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको फाइनल पॉइंट याद रखना है, और फाइनल पॉइंट ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालोगे तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो सबके लिए आंसर एक ही है, क्या, नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे तो डेल NG 0 के लिए नो इफेक्ट आंसर है, डेल NG ग्रेटर देन 0 के लिए आपका आंसर फॉरवर्ड, तो डेफिनेटली डेल NG लेस देन 0 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है ना, क्योंकि आप इसी लॉजिक से उसे भी कर सकते हो, आप इनके 6 केस इस लॉजिक से कर सकते हो, मैंने इसलिए एक्सप्लेनेशन एक का दिया है। तो दिस इज अवर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ किसका, ली चैटर्स प्रिंसिपल, है ना, जो मैंने बोला ही था कि मुझे टाइम लगेगा। अब आपको फाइनल पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, लिखने में तो खूब लिख लिया। पहला कि कंसंट्रेशन के लिए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट, ये देखोगे, अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड, घटाओगे तो बैकवर्ड, प्रोडक्ट घटाओगे तो फॉरवर्ड, प्रोडक्ट घटाओगे तो बैकवर्ड। सेकेंड, प्रेशर या वॉल्यूम के लिए डेल्टा NG को देखना है, इक्वल टू 0 के लिए नो इफेक्ट, लेस देन 0 के लिए HPLV, ग्रेटर देन 0 के लिए LPHV। टेम्परेचर के लिए डेल्टा H को देखना है, एंडो हुई तो हाई टेम्परेचर, एक्सो हुई तो लो टेम्परेचर। इनर्ट मटेरियल के लिए आपको डेल्टा NG को भी देखना है और कंडीशन भी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर डालोगे तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे तो डेल NG 0 के लिए नो इफेक्ट, ग्रेटर देन 0 के लिए फॉरवर्ड, लेस देन 0 के लिए बैकवर्ड। तो अल्टीमेटली ये आपको बस 8-10 पॉइंट अपने बॉक्स में बना के लिख लेना, यही याद रखने हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की थीम क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा KC या KP को क्या रखना है आपको, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से नेक्स्ट